साल 2010 अरब दुनिया में एक नई हवा चली। एक एक करके कई अरब ममालिक के शहरी सड़कों पर निकल आए। अवाम ने अपने हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाई और तब्दीली का मुतालिबा किया। कई हुकूमतें गईं, कई लरज कर रह गई और कई ममालिक अब भी असरात से बाहर नहीं निकल सके। लेकिन क्या ये तब्दीली वाकई अमन और खुशहाली के लिए आई थी या ये सिर्फ तबाही का एक नया बाब था? इस तहरीक के किरदार कौन थे और इस तहरीक के मेमारों के मकासद क्या थे? आइए जानते हैं नाम निहाद अरब बहार की कहानी। अरब बहार या अरब स्प्रिंग की शुरुआत ट्यूनिस से हुई, जब 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिस के कस्बे सईदी बुज़ैद में एक अंधोनाक वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूं कि एक आला तालीम याफ्ता नौजवान तारिक मोहम्मद बुअज़ीज़ी तमाम तर कोशिशों के बावजूद सरकारी मुलाजमत हासिल न कर सके तो फाका कशी से तंग आकर बलाखर फलों की रेडी लगा ली। एक दिन एक खातून पुलिस एहलकार ने इस नौजवान को बत्ता देने से इनकार पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। बुअज़ीज़ी सरेआम अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त न कर सका और खुद को आग लगाकर मौत को गले लगा लिया। उस वक्त बुअज़ीज़ी खुद भी नहीं जानता था कि उसके जलते बदन के शोले पूरे मशरिक़े वस्ता को जलाकर भस्म कर देंगे। खैर, ये वो लम्हा था जब ट्यूनिस के शहरियों का पारा हाई हो गया। मुल्क भर में शहरियों ने सड़कों पर निकलकर एहतजाज का सिलसिला शुरू किया, जो दिन ब दिन शदीद और मुतशद्दिद होता गया और एक बड़े अवामी तहरीक में बदल गया। 3 दहाइयों तक मुतलकुल अनान हुकूमत करने वाले सदर ज़ैनुल आबिदीन अली मुजाहिरीन के सामने न ठहर सके और बुअज़ीज़ी के मौत के महज एक माह बाद 14 जनवरी 2011 को सदर ज़ैनुल आबिदीन अली की हुकूमत गिर गई। अली फरार होकर सऊदी अरब चले गए। यूं ट्यूनिस से शुरू होने वाले अवामी एहतजाज ने आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन पूरे मशरिक़े वस्ता को अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया। एहतजाजी मुजाहिरों ने सरजमीन अरब के दीगर ममालिक तक रसाई हासिल की और कई दहाइयों पर मुहीत आमरीतों का तख्ता उलट दिया। एहतजाज की इस तहरीक को अरब स्प्रिंग या अरब बहार का ये नाम मगरबी मीडिया ने दिया। दरअसल बहार का इस्तारा यूरोपीय तारीख में 1848 में यूरोप में इनकलाबी लहर के लिए इस्तेमाल हुआ था। यह लहर फ्रांस से शुरू हुई और पूरे यूरोप में फैल गई थी। अगर हम अरब बहार से मुतलिक इन एहतजाजात की टाइम लाइन को जानना चाहें तो वो कुछ इस तरह से है। एहतजाज का आगाज 17 दिसंबर 2010 को ट्यूनिस में हुआ, 24 दिसंबर को अलजायर में, 14 जनवरी को उर्दून, 17 जनवरी को ओमान, 25 जनवरी को मिस्र, 27 जनवरी को यमन, 28 जनवरी को जिबूती और सोमालिया, 30 जनवरी को सूडान, 14 फरवरी को बहरीन, 17 फरवरी को लीबिया, 19 फरवरी कुवैत, 20 फरवरी को मराकश, 27 फरवरी को लबनान, 11 मार्च को सऊदी अरब और 15 मार्च को शाम में बड़े पैमाने पर अवामी एहतजाज हुए। ट्यूनिस की सूरत हाल के बाद अलजायर, उर्दून और ओमान की हुकूमतों ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी अपने यहाँ इस्लाहात करने जा रही हैं, बल्कि अगर जरूरत पड़े तो हुकूमतें भी तब्दील हो सकती हैं। यूं ये ममालिक बलाखर एहतजाजों पर काबू पाने में कामयाब रहे। जनवरी के आखिर में एहतजाज की लहर मिस्र पहुंच गई और देखते ही देखते हुस्नी मुबारक के आमराना हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों ने सड़कों को आबाद करना शुरू कर दिया। काहिरा के तहरीर स्क्वायर पर जमा मुजाहिरीन का बोझ हुस्नी मुबारक की हुकूमत न सह सकी और 11 फरवरी 2011 में हुस्नी मुबारक को भी इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा। मुल्क में पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए लोगों ने अखवानुल मुस्लिमीन को इंतखाबात में फतह से हमकिनार किया और मोहम्मद मुर्सी मुल्क के पहले आजादाना तौर पर मुंतखब सदर की हैसियत से इक़्तिदार पर बराजमान हुए। सदर मुर्सी ने मुल्क को मजहबी रंग में ढालने की कोशिशें शुरू कर दी और हुस्नी मुबारक के नजरियात और मुल्क की सेक्युलर शनाख्त को खत्म करने पर काम शुरू कर दिया।
यूं चंद गैर मकबूल फैसलों की वजह से ये हुकूमत भी गैर मकबूल होना शुरू हो गई। इधर मिस्र में सेक्युलर नजरियात की महाफिज वो पुलिस और फौज जो सदर मुबारक की आखिर तक हिमायत करती रही, इंतखाबात के बाद मजीद मजबूत होकर सामने आई और फिर जल्द ही मिस्र के हालात मजीद बिगड़ गए और आखिरकार उस वक्त के आर्मी चीफ अब्दुल फताह अल सीसी की क़यादत में फौज ने मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत का भी तख्ता उलट दिया। अल सीसी की हुकूमत ने मोहम्मद मुर्सी के हामियों पर अरसे हयात तंग करके रख दिया। इस दौरान सैकड़ों अफराद को हलाक कर दिया गया और हजारों को जेलों में डाल दिया गया। और इससे भी ज्यादा ताजुब की बात यह है कि मोहम्मद मुर्सी को ऐसी वक़ुआ में मुजरिम करार देकर सजाए मौत सुनाई गई, जिसमें न सिर्फ ये कि उनका कोई बराह रास्त ताल्लुक न था, बल्कि ये इन दिनों में वक़ूअ पजीर हुआ था जब मुल्क में अरब बहार अपने चौबन पर थी। ये वाक़या दरअसल वादी नतरून जेल का था, जब हुस्नी मुबारक के खिलाफ तहरीक के दौरान अचानक जेल की इंतजामिया गायब हो जाती है। इस जेल में 11,000 से जायद कैदी मौजूद थे, जिनमें मोहम्मद मुर्सी और उनके 24 साथी भी शामिल थे। इंतजामिया के गायब होने पर कैदी फरार हो जाते हैं, लेकिन मोहम्मद मुर्सी और उनके 24 साथी जेल में ही मौजूद होते हैं और साजिश को बांटते हुए फौरी तौर पर राब्ते शुरू कर देते हैं, मीडिया को बुला लेते हैं और सारी कहानी बता देते हैं। जेल इंतजामिया वापस नहीं आती, जिसकी वजह से आखिरकार मुर्सी और उनके साथी भी अपने घरों को चले जाते हैं। खैर, इस नाकर्दा साजिश के इल्जाम में अल सीसी की जेल में कैद मोहम्मद मुर्सी मुबैना तौर पर जेल में ही हरकते कल्ब बंद होने से वफात पा गए। यूं मिस्र की तहरीक किसी बड़े ख्वाब की तकमील के बगैर एक और आमराना हुकूमत के कयाम की सूरत में नाकामी पर हमकिनार हुई। मिस्र के बाद बारी आई लीबिया की, जहां 42 साल से जायद अरसे से हुक्मरान चले आ रहे कर्नल मुअम्मर कज़ाफ़ी के खिलाफ शुरू होने वाली तहरीक बहुत जल्द एक ऐसी मुसल्लह बगावत की शक्ल अख्तियार कर गई, जिसे मगरबी दिफाई इत्तेहाद नेटो की भी भरपूर माउनत हासिल थी। 20 अक्टूबर 2011 में कज़ाफ़ी की हुकूमत खत्म हो गई और उन्हें कत्ल कर दिया गया। ताहम ये मुल्क तब से मुसलसल सियासी इंतशार और खाना जंगी का शिकार चला आ रहा है। 2011 में ही यमन में भी अरब बहार की लहरें पहुंची और वसी पैमाने पर अवामी मुजाहिरों के बाद तवील अरसे से बरसर इक़्तिदार सदर अली अब्दुल्ला सालेह को भी इक़्तिदार से रुखसत होना पड़ा और अब्दुल रब्बा मंसूर हादी मुल्क के नए सदर बन गए। लेकिन यमन में मुजाहिरों का नतीजा ये निकला कि ये मुल्क अदम इस्तेहकाम से दोचार हो गया। हौसी अंसारुल्लाह की जानिब से सालेह के जानशीन अब्दुल रब्बा मंसूर हादी के खिलाफ एक और तहरीक शुरू की गई, जिसमें पहले अली अब्दुल्ला सालेह भी अपनी वफादार फोर्स के साथ शरीक हुए, लेकिन बाद में अलग हो गए और हौसी फोर्सेस के साथ एक झड़प में मारे गए। अब्दुल रब्बा मंसूर हादी को हौसी अंसारुल्लाह ने दारुल हुकूमत सना से भाग निकलने पर मजबूर किया और दारुल हुकूमत यमन पर कब्जा करके अपनी हुकूमत कायम की। ताहम इसके बाद से ये मुल्क मुसलसल हालत जंग में है। सऊदी अरब और इसके इत्तेहादी ममालिक ने हौसी फोर्सेस के खिलाफ जंग शुरू की, जिसके नतीजे में लाखों इंसानी जानें ज़ाया हो गयी और यमन खंडरात में तब्दील हो गया। यूं एक ही साल के अंदर 4 मुतलकुल अनान हुक्मरान इस तहरीक के दबाव पर इक़्तिदार से बेदखल हुए। अरब बहार के शोले मुल्क के शाम में भी पहुंचे। ताहम सदर बशार अल असद के खिलाफ शुरू होने वाले एहतजाजी मुजाहरे एक होलनाक खाना जंगी में तब्दील हो गए। सदर बशार अल असद ने खाना जंगी को आईनी हाथों से दबा दिया। ताहम जोग्राफी एतबार से बेहतरीन मुल्क होने के बायस यहाँ आलमी ताकतों ने अपना तसल्लुत जमाने की भरपूर कोशिश की, जिनमें रूस, तुर्की, ईरान, सऊदी अरब, अमेरिका और इसराइल सरफरिस्त हैं। और यूं तेल की दौलत से मालामाल मुल्क के शाम के वसाइल को अपनी दस्तरस में लेने की जंग में 5 लाख से जायद शहरी कत्ल हुए और कई लाख शामी अपना घर बार छोड़कर करीबी मुल्कों में चले गए। बहरीन में भी 2011 में ही हुक्मरान आले खलीफा खानदान के खिलाफ अवामी एहतजाज शुरू हुए। ताहम बादशाह शेख हमद बिन ईसा अल खलीफा ने सऊदी अरब और दीगर इत्तेहादियों की मदद से एहतजाजात को आईनी हाथों से कुचल दिया। दोस्तों, गो कि अरब बहार एक अहम तारीखी तहरीक थी, जिसने शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वस्ता के मुतादिद अरब ममालिक को मुतासिर किया। कई ममालिक में हुकूमतें तो बदल गई,
لیکن عوام کو وہ امن اور خوشحالی نہیں ملی جس کے وہ خواب دیکھ رہے تھے۔ یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرب سپرنگ نے یقیناً عرب دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن اس کے نتائج کچھ اور ہی نکلے۔ وجہ یہ کہ دراصل اس تحریک کے پس پردہ بہت سے عوامل اور قوتیں تھیں جنہوں نے عوامی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے مقاصد تک رسائی کے لیے ایک بہت مضبوط اور بہترین حکمت عملی سے تیار کردہ منصوبے کو آگے بڑھایا۔ سوائے فلسطین پر قابض ریاست اسرائیل کے پورے مشرق وسطیٰ کو خانہ جنگی میں جھونک کر اس کے بے پناہ وسائل پر قبضے کی تگ و دو شروع کر دی، جس کے نتیجے میں صرف تیونس کو چھوڑ کر جہاں تبدیلی نے نسبتاً مثبت راہ اختیار کی، باقی عرب ممالک میں تباہی ہی تباہی آ گئی، اور عرب بہار کے معماروں نے خانہ جنگیوں اور سیاسی عدم استحکام کے شکار ان ممالک سے خوب لوٹ مار کی۔ وہ ممالک جہاں نام نہاد عرب بہار کے اثرات نہیں پہنچے، ان کو بھی اثرات سے خوفزدہ کر کے اپنے زیر نگی کر لیے۔ یوں سامراجی ممالک کا ایجنڈا تو کامیاب ہوا، لیکن عرب خطے میں تباہی پھر گئی۔